आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 3 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। लद्दाख पहुंचकर पीएम मोदी ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, चीन को दिया सख्त संदेश। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। यूपी में बदमाशों के साथ एनकाउंटर में डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत। कानपुर में जिस तरह से विकास दुबे और उसके साथियों ने हत्या की है 8 पुलिस वालों की, वो बेहद खौफनाक है। नहीं रही मशहूर नृत्य निर्देशक सरोज खान, मुंबई में हुआ निधन। परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, लेकिन सरोज खान नहीं आए। हम सब उसके विद्यार्थी बनकर ही मास्टर बने हैं। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे हांगकांग के नए सुरक्षा कानून के कारण कैसे आमने सामने आ गए हैं चीन और अमेरिका। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री उस अस्पताल में गए जहां घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को संबोधित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाव लिजियन ने कहा है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव दूर करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि इस जगह पर हालात और बिगड़ जाएं। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब चीन जैसे देशों से बिजली उपकरणों का आयात नहीं करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 60% के आंकड़े को पार करके 60.73% हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मिजोरम में चंफाई के पास शुक्रवार को 2:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पाकिस्तान में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दावा किया है कि कोरोना संकट से निपटने में उनके देश को चमकदार सफलता मिली है। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर में स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी में होगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात के साथ साथ दिल्ली में भी शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल और यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। आज सबसे पहले बात उस तस्वीर की करेंगे जिसने ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया को संकेत दिया है। 11,000 फीट की ऊंचाई, सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए भारतीय सेना का टेंट और उसमें भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर एक संदेश है कि भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह पहुंचे और भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया। मई में चीन के साथ सीमा पर तनाव शुरू होने के बाद से भारतीय शीर्ष नेतृत्व का ये पहला दौरा है। सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी वीरता इन ऊंचाइयों से भी ऊंची है। पूरे देश को आप पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिनपोंछे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिनपोंछे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिनपोंछे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को
लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। वीर भोग्या वसुंधरा यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में चीन का नाम लिए बिना कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह यात्रा के क्या मायने हैं और इसमें क्या संकेत छिपे हैं, बता रहे हैं लेह से आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर चुशुल में दोनों सेनाओं के जो कोर कमांडर हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बीच में चीन की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि अब बातचीत से इसका रास्ता सुलझाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से भारतीय सेना की ताकत को सरहद पर आकर गिनाया, वो चीन के लिए वो संदेश काफ़ी है। प्रधानमंत्री ने विकास की बात की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमारी जो सड़क है, और उसके अलावा यहाँ पर जो सैन्य तैयारी भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए पिछले अगर खासतौर से अभी चीन के साथ के बिल्डअप को देखें तो ये भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर दिखाई है। चाहे वायुसेना की ताकत हो, लड़ाकू विमान सुखोई से लेकर मिराज, मिग जैसे लड़ाकू विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, बोफोर्स से लेकर M777 जैसी तोप यहाँ पर तैनात की गई हैं, और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले स्पेशल फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए। और उन्हीं सबका जायजा प्रधानमंत्री ने लिया और उन्हीं की बात चर्चा उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कही, जो साफ तौर पर जवानों के लिए एक हौसला अफजाई थी और चीन के लिए साफ संदेश था कि हम बातचीत की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सैन्य तैयारी में भारत की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। शुक्रिया मंजीत नेगी। वहीं रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने आज तक से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से निश्चित तौर पर सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और चीन को भी सख्त संदेश मिलेगा। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जो है दुनिया में इस समय सबसे मशहूर ओरेटर हैं। उन्होंने बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई आज की जैसे विंस्टन चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड सोल्जर्स को और ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रोत्साहित करते थे। आज ये भाषण पूरी दुनिया ने सुना होगा, चीन ने भी सुना होगा, पाकिस्तान ने भी सुना होगा, हिंदुस्तान के डोमेस्टिक ऑडियंस ने भी सुना होगा, इंक्लूडिंग दी ऑपोजिशन पार्टीज। सबको साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान का जो सैनिक है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही हौसले वाला है, बहुत ही दमदार है और चीन को हर प्रकार से पराजित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने साफ तौर पर उन लोगों को एड्रेस किया। कहा जाता है कि मैन बिहाइंड द मशीन इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट, और उन्होंने उस एलिमेंट को संबोधित किया जो वास्तव में मैन बिहाइंड द मशीन है। अगर आपको याद होगा कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के पास हमसे अच्छे हवाई जहाज थे, हमसे अच्छे टैंक्स थे, हमसे अच्छे तोपखाना था, उसके बावजूद भी जीत हमारी हुई क्योंकि हमारा जो मैन बिहाइंड द मशीन था उसका मोरल ज्यादा अच्छा था, उसका मोटिवेशन ज्यादा बढ़िया था, लीडरशिप ज्यादा स्ट्रांग थी, उसकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी थी और उसको साफ तौर पर नजर आता था कि उसका पूरा देश जो है एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा है। आज प्रधानमंत्री ने यही उसको साफ तौर पर कहा कि बेटे आपके पीछे 135 देश के नागरिक आपके पीछे खड़े हैं, हर एक को आपके ऊपर भरोसा है, हर एक को आपके ऊपर विश्वास है। तो ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद एक बयान में चीन के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है कि दोनों ही पक्ष सीमा पर तनाव कम करने में जुटे हैं। ऐसे में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो इस समय तनाव को और ज्यादा बढ़ा दे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ मुठभेड़ में घायल भारतीय सैनिकों से मिलने सेना अस्पताल भी पहुंचे और यहां भी उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया। इसी बीच विपक्षी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए कहा, प्रधानमंत्री को देशवासियों के सवालों का सामना कर जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि चीन ने हमारी मातृभूमि में घुसकर हमारे जवानों को शहीद करने की हिमाकत कैसे की। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए एक एनकाउंटर की, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीती रात एक वांछित बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस विकास दुबे के नाम से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने गई थी, जो हत्या के एक मामले में वांछित है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विकास दुबे और उसके साथियों को पुलिस की दबिश की सूचना मिल गई थी। आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव कानपुर में मौजूद हैं। शिवेंद्र, सबसे पहले तो आप यही बताएं कि ये पूरा मामला है क्या? जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त तमाम पुलिस वाले हथियारों के साथ उसके घर के पास पहुंचे हुए थे, लेकिन विकास दुबे और उसके साथियों को पहले से ही इस बात की इत्तला थी कि पुलिस वहां पर दबिश देने आई है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी और उसकी वजह से उन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। जो घर के सामने उसके ठीक रोड है उस पर जेसीबी मशीन लगा करके रास्ता रोका हुआ था और जैसे ही पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों से उतर कर उसके घर की तरफ बढ़ने लगे, पहले से ही तैयार बदमाशों ने उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 8 पुलिस वालों की जान गई। और हैरानी की बात यह है कि प्लानिंग इन लोगों की इतनी जबरदस्त थी और इरादे इतने खतरनाक थे कि जब पुलिस वालों ने बचने की कोशिश की, आसपास के घरों में घुस करके अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो उस दौरान उनको घर में घुसकर मारा गया। यहाँ तक कि सीओ को जो विकास दुबे है उसने शारीरिक क्षति भी पहुंचाई पहले, मारने से पहले, और उसके बाद उसको गोली मारी गई। ये जो घटना है ये यूपी के इतिहास में एक बेहद खौफनाक घटना है, जो कि पिछले कई दशकों में ऐसा नहीं देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को किसी बदमाश ने, किसी गैंग ने, किसी अपराधी ने मारा हो। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है और अब उसकी जांच की जा रही है। शिवेंद्र, 8 पुलिस कर्मियों का मारा जाना सामान्य घटना नहीं है। क्या बदमाशों ने पहले से ही तैयारी की थी? अब इस पूरे घटना की जांच की जा रही है। तमाम एसटीएफ की और जो स्पेशल टीम्स लगाई गई हैं वो अलग अलग जगहों पर रेड कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में जो अपराधी हैं उनको छोड़ा न जाए और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। इस बीच योगी आदित्यनाथ जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कानपुर भी पहुंचे। कानपुर की पुलिस लाइन में उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से पुलिस के साथ ये वारदात हुई हो और पुलिस वाले जो अब जांच कर रहे हैं वो किस तरह से इससे निपटेंगे, क्योंकि ये बड़ा मैसेज है जो बेहद खतरनाक है अपराधियों की तरफ से। इतने संगठित रूप से जो अटैक किया गया है वो आमतौर पर आपराधिक इतिहास में यूपी के नहीं देखा जाता। नक्सली इलाकों में इससे पहले देखा गया जब एम्बुश लगा करके जो फोर्सेस के लोग हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी हत्याएं की गई, लेकिन इस तरह से 8 लोगों की जान जाना बहुत चिंताजनक बात है। और ये बहुत बड़ा सवाल इस बात पर भी है कि क्या अब अपराध करने वाले अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस वालों को भी इतने दुर्दांत तरीके से मारने से नहीं डरते हैं। शिवेंद्र, अब जरा ये समझाएं कि ये विकास दुबे है कौन और कैसे ये इतना ताकतवर हो गया? इसके राजनीतिक संबंध भी क्या अभी तक सामने आए हैं? विकास दुबे एक ऐसा अपराधी है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2001 में जब यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान एक दर्जा प्राप्त मंत्री को विकास दुबे ने थाने के भीतर घुस करके मारा था और उसमें बाकायदा उसको जेल भी भेजा गया था। इसके बाद इसके खिलाफ एक के करीब 60 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हुए, बावजूद इसकी सब जगह से उसको किसी न किसी रूप में जमानत मिल जाती थी। और कई ऐसे मामले ऐसे भी हैं जिसमें संदिग्ध रूप से इसको पुलिस की जांच में छोड़ा गया और इसी की चलते इसने अपना रसूख बना लिया पूरे इलाके में और तमाम ऐसे वो काम करता था जो कि गैर कानूनी थे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो मामले उसके सामने हैं वो करीब 60 के आसपास मामले हैं और साथ ही साथ
ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जुड़ा हुआ था और जो तमाम डेवलपमेंट के काम, सड़क और रोड और जो फ्लाईओवर्स बनाने का काम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। फिलहाल गांव के पास ही इसके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे और उन्हीं में इस जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि जेसीबी उसने एम्बुश लगाने के लिए इस्तेमाल की थी। साथ ही साथ इसके पास जो घर है वो भी बहुत यहाँ पर जो गांव के लिहाज से बहुत बड़ा और आलीशान मकान है, जिसमें बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के इंतजाम के लिए इसने बाकायदा कैमरे लगा रखे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना प्री प्लान तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया कि जब पुलिस वालों को मारा और उनकी हत्या कर दी, उसके बाद मरने वाले पुलिस वाले और घायल सभी पुलिस वालों की जितने भी हथियार थे वो उसके साथी यहाँ से लेकर फरार हो गए और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी जो हार्ड डिस्क थी उसको लेकर के चले गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की मौत के बाद विपक्ष ने भी योगी सरकार को घेरा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि अपराधियों और सत्ता के गठजोड़ का खामियाजा पुलिस ने उठाया है। वहीं पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि इस घटना में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते रहे हैं कि उनके शासन में अपराधियों में डर है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर मुहिम चलाकर प्रदेश में 100 से अधिक अपराधियों को मारने का दावा भी किया है। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। यूपी में और कब कब हुए एनकाउंटर, सुनिए आशुतोष तिवारी की ये रिपोर्ट। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने की नीति अपनाई है। सरकार ने पुलिस प्रशासन को अपराधियों से निपटने के लिए पूरी छूट दी हुई है। इसका नतीजा ये रहा कि योगी सरकार के शुरुआती 10 महीनों में ही कुल 1142 पुलिस एनकाउंटर हुए। यूपी पुलिस द्वारा जारी एक विवरण के अनुसार इन एनकाउंटर्स में 34 अपराधियों की मौत हुई, तो वहीं 265 अपराधी घायल हुए। योगी सरकार की ये नीति हमेशा से ही सवालों की घेरे में रही। जनवरी 2019 में प्रसिद्ध अखबार द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या में हो रहे पुलिस एनकाउंटर्स को एक चिंताजनक स्थिति बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया था। इस याचिका में कहा गया कि यूपी पुलिस का ये रवैया मानवाधिकारों का घोर हनन करता है। योगी सरकार के 2 साल पूरा होने पर यूपी पुलिस द्वारा फिर एक आंकड़ा जारी किया गया था। इसके मुताबिक 2 साल में 76 अपराधियों की मौत पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई। हालांकि इस बीच 5 पुलिस के जवानों की मौत भी हुई और 642 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। दिसंबर 2019 में हैदराबाद पुलिस द्वारा गैंग रेप के 4 अभियुक्तों के एनकाउंटर की खबर पूरे देश में फैली। पूरे देश में इस घटना के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस सो रही है। यूपी पुलिस को हैदराबाद पुलिस से सीख लेनी चाहिए। इसके जवाब में यूपी पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया कि यूपी में जंगल राज का युग अब बीते ज़माने की बात हो गई है। 2.5 साल से ज़्यादा के अंतराल में यूपी पुलिस ने 5178 एनकाउंटर किए हैं, जिनमें 103 अपराधियों की मौत हुई है और 1859 घायल हुए हैं। ट्वीट में यह भी बताया गया कि 17,745 अपराधी ऐसे थे जिन्होंने एनकाउंटर के डर से या तो सरेंडर कर दिया या फिर अपनी जमानत रद्द करवाकर जेल चले गए। हालांकि एनकाउंटर नीति पर कई बार सवाल उठे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसके औचित्य पर भी सवाल उठाया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने भाषणों में यह साफ किया है कि वो यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इसीलिए प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर अभी भी हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बीते गुरुवार की रात को कानपुर में एनकाउंटर के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। उनकी मौत ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आशुतोष तिवारी, आज तक रेडियो। और अब बात कोरोना वायरस की।
भारत में बीते 24 घंटों में 20,000 नए मामलों के साथ अब देश में संक्रमण के मामलों की तादाद 6.25 लाख को पार कर गई है। वहीं भारत में अब संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 60% को पार कर गया है। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 55,000 लोग संक्रमित पाए गए, जो वहां एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 19 जून को ब्राजील में मिले थे। दुनिया भर में कोरोना के चलते अब तक 1,10,00,000 के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,24,000 लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या है कोरोना का पूरे विश्व में हाल, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी माधुरी से। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में मंगलवार को चार्ल्स ब्रिज पर बहुत बड़ी 500 मीटर की टेबल लगाकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, एक साथ खाना खाया, गाया, बजाया। दरअसल ये जश्न इस बात का है कि चेक गणराज्य में फिलहाल कोरोना के 12,000 से भी कम मामले हैं। वहाँ लोगों ने बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया और कोरोना पर काबू किया, और बस यही आनंद है। लेकिन ये आलम दूसरे देशों में नहीं है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ देशों में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। अमेरिका में तो हालात बहुत खराब हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका विश्व भर में पहले नंबर पर है। वहां 50 में से 37 राज्यों में पिछले 14 दिन से हालात बदतर हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया की हालत बहुत खराब है। विश्व भर की 1/4 मौतें अमेरिका में हुई हैं। चौथे नंबर पर आने वाले भारत में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 20,000 से अधिक लोगों में संक्रमण मिला। दक्षिण अफ्रीका में 8,500 से ज्यादा मामले मिले एक दिन में, और ये उसके ठीक एक महीने बाद स्थिति है जब से लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए हैं। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोगों के बड़े स्तर पर कोविड-19 टेस्ट किए गए, जहां कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला। वहां का रहन सहन ऐसा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते। समुदाय में रहने वाले गरीब आदिवासी लोग हैं। संक्रमण के मामले में विश्व भर में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में अब तक 14,96,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां कोरोना के बचाव के लिए काम कर रहे लोगों और कोरोना के शिकार लोगों के लिए रियो डी जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति पर लाइट और म्यूजिक के जरिए उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। रूस इस तालिका में तीसरे स्थान पर है। कोविड-19 का प्रकोप वहां बढ़ता ही जा रहा है और यहां संक्रमण से अब तक 6,60,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 9,668 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चीन में गुरुवार को 5 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें 3 विदेशी नागरिक हैं, जबकि 2 घरेलू मामले मिले हैं। इधर यूरोपियन यूनियन ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं, मगर जहां ज्यादा संक्रमण है वहां से अभी कोई फ्लाइट्स न आएंगी न जाएंगी। अमेरिका और रूस इसमें प्रमुख तौर पर हैं। दूसरी ओर नाइजीरिया है, जहां सबसे बड़े शहर कानो में 3 महीने का लॉकडाउन खोला जा रहा है। वहां मामलों में गिरावट आई है। दूसरी ओर थाईलैंड में छूट का ये 5वां चरण है। वहां स्कूल खोले जाने की योजना है। इस बीच जुलाई महीने की शुरुआत में 1 जुलाई को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल ने कहा था कि महामारी के मामले में कोई भी देश किसी भी स्थिति में क्यों न हो, बुरी या अच्छी, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। माधुरी, आज तक रेडियो। और इसी बीच भारत सरकार ने आज कोरोना संक्रमण की वजह से घर में एकांत में रह रहे लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या हैं ये नए दिशा निर्देश, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ। देश भर में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें इस बीमारी के लक्षण नहीं हैं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव कर संशोधित गाइडलाइंस जारी करी हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीज लक्षण की शुरुआत के 10 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन यह भी देखना जरूरी होगा कि मरीज को 3 दिन तक बुखार ना हो। पहले ऐसे मरीजों को 17 दिनों के बाद डिस्चार्ज माना जाता था और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि उन्हें 10 दिनों तक बुखार ना आए।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की अनुमति जरूरी है। वहीं जो पहले से HIV और कैंसर के मरीज हैं उन्हें होम आइसोलेशन में नहीं बल्कि अस्पताल में ही अपना इलाज करवाना होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वे मरीज जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है या जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी, फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें मेडिकल ऑफिसर के उचित मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए 24 घंटे तक केयर गिवर होगा, जो अस्पताल और मरीज के बीच सेतु का काम करेगा। केयर गिवर को डॉक्टर की सलाह के तहत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेनी होगी। सरकार का साफ कहना है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को परिवार के सदस्यों से बिल्कुल ही अलग रहना होगा। मंत्रालय की ये गाइडलाइंस उन सभी राज्यों के लिए हैं जिन्होंने होम आइसोलेशन की इजाजत दी है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आज तक रेडियो। इसी बीच भारत में बनी कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन के 15 अगस्त तक बाजार में आ जाने की उम्मीद जाहिर की गई। क्या है ये वैक्सीन और इसे लेकर क्या अपडेट है, बता रही हैं आज तक संवाददाता मिलन शर्मा। देखिए पूनम, इस वक्त भारत बायोटेक ही एकमात्र ऐसी कंपनी है भारत में जो ICMR और NIV पुणे के साथ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में एकजुट है। ICMR का लिखा हुआ पत्र भारत बायोटेक से ये कह रहा है कि उनकी सोच में वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च करने का ऐसा अध्ययन वो कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक पॉसिबल है, इस पर बहुत सवाल खड़े किए जा सकते हैं। किसी भी वैक्सीन कैंडिडेट को फेज 1 या फेज 2 ट्रायल्स में कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाते हैं और पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक को DGCI ने अप्रूवल दिया था ह्यूमन ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। काफी सोर्सेज ने हमसे बताया है कि अभी तक तो उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स के कैंडिडेट्स भी रिक्रूट करना शुरू नहीं किए हैं और ये पार्टिसिपेंट्स 12 ऐसे सेंटर्स में रिक्रूट होंगे भारत में जहां पर ये ट्रायल्स किए जाएंगे ICMR और NIV पुणे के साथ। तो इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इतनी जल्दी या तेजी से कोई वैक्सीन अगर तैयार करने का प्रावधान सरकार देख रही है तो क्या वो सुरक्षित होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। वैक्सीन जब ह्यूमन ट्रायल स्टेजेस पर होती है उस पर काफ़ी अध्ययन किया जाता है, उस पर काफ़ी शोध किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो लोगों में जब उनको दिया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स या किसी तरीके का रिएक्शन ना दे। और इन ट्रायल्स में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, उन्हें डोजेज दी जाती है, उस डोज को मॉनिटर किया जाता है। हालांकि भारत बायोटेक वैक्सीन्स बनाने में कार्यरत है। उन्होंने जीका वायरस और रोटा वायरस जैसी वैक्सीन्स भी रिकॉर्ड टाइम में बनाई हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस की जो दशा है उसको देखते हुए किसी भी नई वैक्सीन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता। और विशेषज्ञों का यही कहना है कि जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तो ICMR या सरकार का ऐसा दावा करना कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी, ये खतरे से खाली नहीं है। शुक्रिया मिलन शर्मा। बढ़ते हैं आगे। चीन ने जब से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है तब से वहां के लोगों में डर बैठ गया है। लोकतंत्र समर्थकों के देश छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इस मसले पर अमेरिका और चीन भी आमने सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। चीन ने हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है। इसके बाद से वहां के लोगों में एक अलग तरह की बेचैनी है। भविष्य की आशंकाओं को लेकर वहां एक तरह का डर का माहौल बन गया है। इस कानून को लागू किए जाने के पहले दिन हांगकांग में 370 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लोकतंत्र के समर्थन में बुधवार को निकाले गए मार्च में शामिल हुए थे। हांगकांग के जाने माने युवा लोकतंत्र समर्थक नेथन लॉ ने देश छोड़ दिया है। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून से कई तरह की चुनौतियां हैं और आशंकाएं भी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो दूसरे देश से भी आंदोलन जारी रखेंगे।
नए कानून को लेकर दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका अपने देश में बनने वाले रक्षा उपकरणों को हांगकांग के लिए निर्यात करना बंद कर देगा और इसी तरह के प्रतिबंध रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर भी उठाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा से बुधवार को एक बिल पारित किया गया। इसमें उन बैंकों को दंडित किए जाने का प्रावधान है जो हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करने से जुड़ी चीनी अधिकारियों के साथ कारोबार करते हैं। अब इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव से हमने इस पर बात की। चीन ने अपने संप्रभुता के लिए खतरा बताया और ये कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ये अमेरिका इंटरवीन कर रहा है हमारे आंतरिक मामलों में। तो चीन का अपना स्टैंड ये है कि हांगकांग वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा होने के कारण वहाँ के लिए नीति बनाने का अपना अधिकार उसका है और हांगकांग समस्या को वो अपने स्तर पर ही हल करेगा। जबकि अमेरिका का मानना ये है कि चूंकि ब्रिटेन के साथ एक संधि हुई थी चीन की और उस संधि के मुताबिक हांगकांग की ऑटोनॉमी को बनाए रखना ये चीन ने अपनी तरफ से कमिटमेंट किया था। और अब जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी लॉ के नाम पे सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ की ऑटोनॉमी को और एक तरह से पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास है, तो अमेरिका का अपना जो अप्रोच ही रहा है वर्ल्ड वाइड वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स हैं उनको बचाने के लिए वो हमेशा उन देशों के साथ खड़ा रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में वो अपनी चीजों को कर रहा है। हालांकि इसके अपने अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी हैं जिसमें चीन को काउंटर बैलेंस करना और चीन का उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया देना, ये एक अपना एक पहलू भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हांगकांग के 30 लाख लोगों को नागरिकता देने के लिए वे वीजा नियमों में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जॉनसन ने कहा कि चीन अगर हांगकांग में अपने विवादित सुरक्षा कानून को वापस नहीं लेता है तो ब्रिटेन वीजा नियम आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इस पर चीन ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिटेन हांगकांग के निवासियों के लिए नागरिकता का रास्ता खोल रहा है तो वो भी इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से हांगकांग में कितना बदलाव होता है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। हिंदी फिल्मों की दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान का आज मुंबई में निधन हो गया। मौत का कारण कार्डियक अटैक बताया गया है। सरोज खान 71 साल की थी। महज 3 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने वाली मास्टर जी यानी कि सरोज खान ने लगभग 2000 गाने कोरियोग्राफ किए। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी आज भी एक मिसाल है। डांस डायरेक्शन में पुरुषों की सत्ता को चुनौती देने वाली सरोज खान के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा। 1 2 3 4 राइट साइड पे जाना, राइट हैंड से टर्न और राइट हैंड कमर पे आ जाएगा, राइट लेग बाहर, कमर पे हाथ, लेफ्ट सर पे हाथ। 1 2 3। सरोज खान इसी तरह अपने शिष्यों को डांस सिखाया करती थी। अचानक उनके निधन की खबर आई तो सब कुछ स्थिर सा हो गया। बॉलीवुड की आला दर्जे की कलाकार सरोज खान देश भर के घरों में अपने डांस मूव्स के लिए खूब पहचानी गईं। उन्हें जितना सम्मान बॉलीवुड में मिला उतना ही घरों के भीतर नृत्य का शौक रखने वालों से। सरोज खान ने जब बॉलीवुड में कोरियोग्राफी की शुरुआत की थी तब इस व्यवसाय में पुरुषों की सत्ता थी। महिलाओं के लिए जगह बना पाना आसान काम नहीं था, लेकिन सरोज खान ने अपने काम से जेंडर की पुरातन सोच को न केवल चुनौती दी बल्कि एक समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर बनकर उभरी। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। सरोज खान के जन्म का नाम निर्मला था। मायम की चौल में रहती थी। वहां से लेकर पहली फिल्म तक का सफ़र आसान नहीं था। 3 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फिल्म थी नजराना। इसके बाद कई फिल्मों में वो ग्रुप डांसर के तौर पर नजर आईं।
उन्होंने नर्स, रिसेप्शनिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी कई जगह काम किया। आगे चलकर वो मास्टर सोहनलाल की असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी। सोलो कोरियोग्राफर के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी गीता मेरा नाम। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली सुभाष घई की फिल्म हीरो से। सरोज खान के निधन की सूचना के बाद सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर किया। मेरा सबसे बड़ा निजी लॉस, मेरी सिनेमा यात्रा का एक अटूट महत्वपूर्ण भाग, भारतीय सिनेमा में क्लासिकल डांसेस को कायम रखने वाली आखिरी कड़ी सरोज खान। परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, लेकिन सरोज खान नहीं आए। हम सब उसके विद्यार्थी बनकर ही मास्टर बने हैं। सब सिनेमा हमेशा उन्हें याद रखेगा, हमेशा। फिल्म हीरो के बाद सरोज खान ने जो उड़ान भरी, उसके बाद उनका करियर आसमान छूने लगा। सरोज खान की पहचान के लिए तेजाब के इस गीत की केवल धुन ही काफी है। 1, 2, 3 गाने की कोरियोग्राफी ने देश भर में लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। डांस स्टेप कॉपी किए जाने लगे थे। उसी साल फिल्म फेयर में बेस्ट कोरियोग्राफर का सम्मान शुरू किया गया। कहने वाले कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय सरोज खान का है, क्योंकि उन्हीं के कोरियोग्राफी को देखते हुए सम्मान की शुरुआत की गई थी। ये हो भी सकता है क्योंकि जिस साल कोरियोग्राफी के सम्मान की शुरुआत की गई, पहला अवार्ड मिला था सरोज खान को। सरोज खान की खासियत थी कि वो शब्दों के अर्थ पर बहुत जोर देती थीं। उनका मानना था कि शब्द को जिस रूप में कहा जा रहा है उसी रूप में दर्शाया जाना ज़रूरी है। जैसे अगर हम कहते हैं दिल, तो देखने वाले को डांस में पता लगना चाहिए कि दिल की ही बात हो रही है। यही कारण था कि सरोज खान की कोरियोग्राफी आम आदमी को छूती थी। सरोज खान ने अपने 40 साल से अधिक के करियर में 2000 से ज़्यादा बॉलीवुड के गानों को कोरियोग्राफ किया। बेटा, थानेदार, खलनायक, अंजाम, याराना, देवदास जैसी सैकड़ों फिल्मों में सरोज खान का योगदान रहा। सरोज खान की बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के करियर में अहम भूमिका रही, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम एक बार जुड़ा तो जोड़ी के तौर पर जुड़ा ही रहा। माधुरी भी सरोज खान को अपने गुरु का दर्जा देती रही हैं। एक बार सरोज खान ने सम्मान समारोह के मंच से कह भी दिया था कि अगर माधुरी नहीं होती तो मैं भी नहीं होती, और अगर मैं नहीं होती तो शायद माधुरी भी नहीं होती। सरोज खान के निधन के बाद माधुरी दीक्षित समेत बॉलीवुड के तमाम कलाकारों ने अपनी यादें साझा की और मास्टर जी यानी कि सरोज खान की मृत्यु को एक युग का अंत बताया। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री उस अस्पताल में गए जहां घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को संबोधित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाव लिजियन ने कहा है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव दूर करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि इस जगह पर हालात और बिगड़ जाएं। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब चीन जैसे देशों से बिजली उपकरणों का आयात नहीं करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 60% के आंकड़े को पार करके 60.73% हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मिजोरम में चंफाई के पास शुक्रवार को 2:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पाकिस्तान में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इस हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दावा किया है कि कोरोना संकट से निपटने में उनके देश को चमकदार सफलता मिली है। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन
सितंबर में स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी में होगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात के साथ साथ दिल्ली में भी शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर मेल करना ना भूलें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।